अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो एंड विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके चैप्टर के अंदर बेसिकली जो विजुअल स्टूडियो आईडीई है उसको डिस्कस किया गया है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसके अंदर जो डिफरेंट टैब्स और विंडोज़ वगैरह है उसको डिस्कस किया गया है। और इस चैप्टर के अंदर ऐसा कोई ज़्यादा टफ मटेरियल या तो कोई ऐसा कोई ख़ास टॉपिक्स नहीं है, तो जस्ट हम इसको स्पीडीली गो थ्रू कर लेते हैं। और वो यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन 2015 को जो है वो डिस्कस कर रहा है और उसके आईडी को डिस्कस कर रहा है ना। अभी आप जो कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड आप लोगों ने किया होगा वो मे बी के 19 का हो या 2021 का हो, लेकिन फिर भी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं आईडीई के वो तकरीबन आलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप किस तरह से इसको ओपन करेंगे, किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू में आप आ जाएंगे और वहाँ से विजुअल स्टूडियो को आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं, डार्क थीम, लाइट थीम एंड ब्लू थीम, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, और वही थीम जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टैब है, फर्स्ट पेज है हमारा, उसके अंदर आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं, जैसे स्टार्ट पेज टैब है, न्यू प्रोजेक्ट का बटन है यहाँ पर। और जो आपने अपनी जो एप्लीकेशंस बनाई होती हैं वो रीसेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही होती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है वो नज़र आ रहा है, और स्टार्ट पेज लिंक्स हैं, यहाँ पे कुछ लिंक्स आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट पेज नॉर्मली हमारा ऐसा ही होता है। इसके अलावा डिस्कवर का यहाँ पे बता रहा है, MSDN का बता रहा है। MSDN माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स नेटवर्क बेसिकली एक ऑनलाइन हेल्प है। अगर आपको कभी भी किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो आप MSDN की साइट से जाके आप उसकी हेल्प को जो है वो इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिफरेंट विंडोज़ के मुतालिक क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, आप न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से आप बनाएंगे, ये काम हम सारा प्रैक्टिकली करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई थ्योरेटिकली इसको देखने की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाना देखेंगे, कंसोल एप्लीकेशंस भी हमने बनानी है, विंडोज़ एप्लीकेशंस भी हमने बनानी है, तो वहाँ पर हम ये चीज़ बहुत ईजीली जो है वो हम देख लेंगे, और एक आध बार करने से ही आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे किस तरह से आप न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। जब हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास अगर विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है तो आपके पास एक मेन कंपोनेंट फॉर्म का मिल जाता है, और उसके अलावा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अब आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको एक्टिव टैब का बताया जा रहा है, मेन्यू बार है, ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको अपने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। मेन्यू बार जिस तरह से बाकी एप्लीकेशंस के अंदर होती हैं कि डिफरेंट कमांड्स को जो है वो ग्रुप कर दिया जाता है, और वो ग्रुप जो है वो आपका एक मेन्यू कहलाती है। और तो आपको मेन्यू बार के ऊपर आपको डिफरेंट मेन्यूज़ जैसे फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट वगैरह इस तरह के मेन्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। टूल बार्स हैं जिनके अंदर आप शॉर्टकट वे में आप अपनी कमांड्स जो आपकी मेन्यू बार के अंदर होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टूल बार्स जो हैं वो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये भी आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर मिल रही होंगी। ये भी डिफरेंट टूल बार्स हैं। नेविगेशन में यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि ऑटो हाइड का कॉन्सेप्ट है। ये पिन बटन होता है, अगर आप उसे पिन कर लेंगे तो वो आपकी विंडो जो है वो हाइड नहीं होगी, और अगर आप पिन को ऑफ कर देंगे तो आपकी विंडोज़ जो है वो हाइड हो जाएंगी। जैसे कि ये वाली विंडोज़ जो हैं ये आपकी हिडन है, हाइड हुई हुई हैं। इसको परमानेंटली व्यू करना चाहेंगे तो आप इसको पुश पिन कर देंगे तो वो आपकी परमानेंटली शो हो रही होंगी। सोल्यूशन एक्सप्लोरर वगैरह इन सब चीज़ों को हम अपने प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टूल बॉक्स हैं, टूल बॉक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे। प्रॉपर्टी विंडो, ये टूल बॉक्स है हमारी, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस कर सकते हैं जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग देम। बटन चाहिए, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, लेबल चाहिए, लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है, प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो हो रही होती हैं कि आप प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से आप व्यू करना चाह रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है या कैटेगराइज्ड व्यू है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी विंडो को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्प मेन्यू एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, हेल्प मेन्यूज़ को जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे कोई हेल्प चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक ऐप बनाना आपको बता रहा है। आप इस तरह की सिंपल सिंपल सी ऐप्स जो है वो बहुत इजीली बना सकते हैं, उनके नीचे डिफरेंट स्टेप्स हैं। जब हम ऐप्स बनाना शुरू करेंगे तो हम इस टाइप की काफ़ी सारी ऐप्स जो है वो हम बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी डिटेल में जो है वो हम नहीं जा रहे, मे बी कि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, तो इसलिए फ़िलहाल हम इस चीज़ को जो है वो हम अवॉइड कर रहे हैं। ये ऐप बना रहा है और ऐप बना के जो है वो
रन कर रहा है और ये चैप्टर का जो है वो रैप अप भी आ जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जस्ट IDE को जो है वो हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि IDE के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हमारा प्रैक्टिकली काम करने वाला है चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू C# ऐप प्रोग्रामिंग। और यहाँ से हम ये देखेंगे कि आपने C# ऐप किस तरह से डेवलप करनी है, किस तरह से बनानी है। हम जो स्टार्ट लेंगे, हम कंसोल एप्लीकेशन से जो है वो हम स्टार्ट लेंगे और कंसोल एप्लीकेशंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको C# का जो बेसिक सिंटैक्स है और जो इसके ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर आप उनके साथ फेमिलियर हो सकें। और उसके बाद फिर हम विंडोज़ प्रोग्रामिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद सिंपल ऐप डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट कि आप लाइन ऑफ टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले कर सकेंगे। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन करके आपको प्रैक्टिकली ये काम करके साथ के साथ दिखाता रहता हूँ। ये विजुअल स्टूडियो का जो है वो IDE है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेंट के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट अगर आपने बनाना है तो यहाँ से आप जस्ट डायरेक्ट क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट वगैरह ये यहाँ पे ही उसने स्टार्ट पेज के ऊपर ही जो है वो आपको डिफरेंट शॉर्टकट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर आप यहाँ से नहीं आना चाह रहे तो आप न्यू प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में आ जाएँ और फाइल में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद अब आप आ जाएंगे यहाँ से विजुअल स्टूडियो विजुअल C#, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और विजुअल C# सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे मिडल ऑफ द स्क्रीन जो है, मिडल ऑफ द विंडो, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जो है वो नज़र आ रही होंगी कि आप C# को यूज़ करते हुए आप कौन सी किस टाइप की एप्लीकेशन क्या आप बनाना चाह रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है, WPF वगैरह है, कंसोल एप्लीकेशंस हैं। तो हम यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन जो है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं और जैसे मैंने सेलेक्ट किया कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क और उसके बाद अपनी कंसोल एप्लीकेशन का इधर आप कोई नाम दे दें। जैसे कंसोल ऐप, चलें मैं इसका नाम कर लेता हूँ कंसोल ऐप F21 फॉल 21 सेशन। तो मैंने यहाँ पे कंसोल ऐप F21 मैंने कर दिया और इसको मैं ओके करता हूँ। तो अब वो मुझे यहाँ पर इस कंसोल एप्लीकेशन के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा और उस इन्वायरमेंट को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकेंगे। ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट आ गया और इसमें स्टार्टिंग में अगर आप देख सकें तो सबसे ऊपर हमारे पास कुछ यूजिंग सिस्टम की स्टेटमेंट्स हैं। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट। हमें डिफरेंट जो है वो नेम स्पेसिस बेसिकली हमें नज़र आ रही हैं, इनको हम नेम स्पेसिस कहते हैं और नेम स्पेसिस जो हैं वो हमारी ये नेम स्पेसिस हैं हमारी। और नेम स्पेसिस का यहाँ पर हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है जो कि जावा के अंदर हमारे पास पैकेज का कॉन्सेप्ट था। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ। नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, बिल्कुल सेम जैसे कि जावा के अंदर पैकेजेस का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट नेम स्पेसेस अवेलेबल हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इनको रहने दें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप एक्स्ट्रा नेम स्पेसेस को आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमें यूजिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको रिमूव करना चाहें आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। सिस्टम जो है वो हमारी बड़ी बेसिक नेम स्पेस है, मेन नेम स्पेस है और हम जो भी इनपुट आउटपुट वगैरह कर रहे होते हैं वो सिस्टम नेम स्पेस के थ्रू ही हो रहा होता है। वो अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो नेम स्पेसिस के बाद लाइन नंबर 4 के ऊपर अगर आप फोकस करें तो लाइन नंबर 4 के ऊपर वो यहाँ पर आपको एक और नेम स्पेस दे रहा है, नेम स्पेस कंसोल ऐप F21। बेसिकली हम जो भी अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट आपका एक सेपरेट नेम स्पेस के अंदर क्रिएट होता है। यानी आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसकी एक अलग नेम स्पेस होगी, बिल्कुल सेम जैसे कि जावा के अंदर जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं वो एक अलग पैकेज के अंदर बनता है, एक अलग पैकेज दिया जाता है।
तो यहाँ पर आपके पास एक सेपरेट नेम स्पेस होगी और उस नेम स्पेस के अंदर आपको आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो आप डेवलप कर सकेंगे। अब जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, तो अब अगर ये नेम स्पेस है तो इस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास ये भी है, तो इसके अलावा भी और क्लासेस जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो अगर आप कोई और क्लास बनाना चाह रहे हैं, फ़िलहाल हम बनाएंगे नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास बनाने लगा हूँ क्लास कार। अब देखें, अब इस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास हमारे पास कार आ गई और दूसरी क्लास हमारे पास प्रोग्राम है। आप इस तरह से और भी क्लासेस अपनी इस नेम स्पेस के अंदर बना सकते हैं। तो चलें मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अच्छा, जब भी आप कोई अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट जिस तरह से एक नेम स्पेस आपको दी जाती है, तो कंसोल एप्लीकेशन के अंदर आपको एक बिल्ट इन क्लास भी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास भी दे दी जाती है, बिल्ट इन तो नहीं, एक डिफ़ॉल्ट क्लास भी आपको दे दी जाती है जिस क्लास का नाम प्रोग्राम है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप इसको रीनेम करना चाहें तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन के अंदर एक क्लास आपको गिवन होगी और उस क्लास का नाम होगा प्रोग्राम। और इसके लिए के अंदर एक मेथड आपको नज़र आ रहा है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स बिल्कुल सेम वही इसका हेडर, जैसा कि जावा के अंदर भी मेन मेथड का ऐसे ही हेडर होता है। तो जो स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड्स हमारे वो मेथड्स होते हैं जिनको इन्वोक करने के लिए, जिनको कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इनको कॉल किया जा सकता है, जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं। और कंट्रेरी टू द स्टैटिक मेथड्स देयर आर नॉन स्टैटिक मेथड्स एज वेल। और नॉन स्टैटिक मेथड्स को अगर आप इन्वोक करना चाहते हैं, then you have to create the object of the class and then you can call or invoke a non-static method. Non-static method ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है, स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास के साथ जो है वो कॉल होता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मेन को स्टैटिक क्यों रखा गया, क्या मेन जो है वो नॉन स्टैटिक भी हो सकता था या नहीं। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, और शायद आप लोगों ने गेस कर भी लिया हो, आपको पता भी हो। वो ये है कि मेन मेथड जो है बेसिकली वो हमारी एप्लीकेशन को एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू होती है। अगर मेन को नॉन स्टैटिक बना दिया जाता तो मेन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और क्लास का ऑब्जेक्ट उस वक्त तक नहीं बन सकता था जब तक कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होती। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसका कोई मेथड कॉल होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक डेडलॉक की सी सिचुएशन जो है वो बन जाती अगर इसको नॉन स्टैटिक रखा जाता, कि इसको कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो जाता, और प्रोग्राम उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक मेन मेथड कॉल नहीं होगा। तो ये एक डेडलॉक आ जाता है, एक डिपेंडेंसी आ जाती है। तो इस डेडलॉक या इस डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए मेन मेथड को स्टैटिक रख दिया गया। ठीक है, तो अब ये जो प्रोग्राम क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर हमारा मेन मेथड जो है वो इन्वोक किया जा सकता है। void is a return type of the method, and void indicates that this method will return nothing. The name of the method is the main, and within the parenthesis there is a just single argument named args, and the type of the args is string array. args हमारे पास एक string type का array है, और ये arguments रिसीव करने के लिए है। और arguments कौन से होंगे? arguments जो कमांड लाइन arguments होते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हमारे वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करने लगते हैं, एप्लीकेशन अभी हमने रन नहीं की, हम एप्लीकेशन को रन करने लगे हैं, लेकिन हम साथ उसको ये बता देते हैं कि अभी इस एप्लीकेशन को रन करो और इन वैल्यूज़ के लिए रन करो, ये वाली वैल्यूज़ के लिए जो है वो हमारी एप्लीकेशन को रन करो। तो अब वो जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे या वो जो आपकी वैल्यूज़ होंगी उनको हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे, और वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आर्ग्स एरे ऑफ स्ट्रिंग में जाके स्टोर होते हैं। अगर आपने एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास किया तो वो आर्ग्स के 0 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए तो पहला आर्ग्स के 0 इंडेक्स के ऊपर और दूसरा आर्ग्स के 1 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। 3 किए तो आर्ग्स का 0, 1 और 2 इंडेक्स पे वो यूज़ हो जाएगा, एंड सो ऑन।
तो इस तरह से हमारा आर्ग्स एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है वो यूज़ हो रहा होता है। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहें तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट ये था कि डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने लाइन ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले करनी है तो वो आप कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो लाइन ऑफ टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर एक बिल्ट इन क्लास है हमारे पास, कंसोल की क्लास, उसको हम यूज़ करेंगे। हम लिखते हैं कंसोल, कंसोल क्लास है। और सी शार्प के अंदर जो कन्वेंशन यूज़ की जाती है वो ये कि क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और क्लास का नेम जो है वो उसका कलर थोड़ा सा, जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये स्मोक ग्रे कलर टाइप कलर जो है उसने कर दिया है, या इसको आप जो भी कह लें, खैर बहरहाल तो उसका कलर भी डिफरेंट होगा और वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगी। तो कंसोल की क्लास है और उसके साथ मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैंने डॉट लगाया तो मेरे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो को इंटेलिसेंस कहा जाता है, इंटेलिसेंस। अब इंटेलिसेंस पर आपको ये जो कंसोल क्लास है इससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब आपको यहाँ शो हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो है बैकग्राउंड कलर, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर आप देख सकें तो इसका जो सिंबल है, एक आइकन जो यहाँ पे शो हो रहा है, वो एक की सी बनी हुई है, एक चाबी सी बनी हुई है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बीप आ रहा है, बीप का आइकन डिफरेंट है। बीप एक मेथड है, मेथड के लिए वाला सिंबल यूज़ किया जाएगा। और उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आ रहा है वो कैंसिल की प्रेस, ये एक इवेंट है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको जो है वो एक क्लास के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ शो हो सकते हैं इंटेलिसेंस में। तो आप उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उनको आइकन्स के साथ आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका एक मेथड कॉल करने लगा हूँ और मेथड है राइट लाइन मेथड। देखिए इंटेलिसेंस को यूज़ करें और ज़बरदस्ती कोड टाइप ना करें। अगर वो ऑप्शन दे रहा है तो ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं दे रहा तो इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। आप उसको ज़बरदस्ती टाइप ना करें, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और अब पैरेंथेसिस स्टार्ट, डबल कोटेशन स्टार्ट। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड एंड सेमीकोलन। इसका सिंटैक्स मैंने जैसा कि आपको क्लास के अंदर बताया था कि ये और जावा दोनों जो है वो सी प्लस प्लस इंस्पायर्ड लैंग्वेजेस हैं। तो उसका बहुत सारा सिंटैक्स जो है वही सी प्लस प्लस वाला ही है। सेमीकोलन आएगा, जावा में भी आता था, इसमें भी आएगा, ठीक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आप स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन रन हुई और रन होने के बाद वो यहाँ पर आपको उसने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले भी किया, लेकिन वो विंडो फ़ौरन से क्लोज़ हो गई। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट विंडो के ऊपर वो वेट करे, रुका रहे, तो उसको रोकने के लिए फिर हम यहाँ पर इनपुट का कोई मेथड यूज़ कर लेंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड जो है वो इनपुट के लिए हो गया, तो वो अब इनपुट का वेट करेगा और जब तक कि यूज़र उसको कोई इनपुट नहीं कर देता उस वक्त तक जो है वो वेट करता रहेगा। तो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गया। मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको क्लियरली देख सकें। तो ये हेलो वर्ल्ड का हमें जो है वो फर्स्ट एक हमने टेक्स्ट डिस्प्ले कर लिया। अब आप रीड कर सकते हैं। ये आउटपुट स्क्रीन को क्लोज नहीं करेगा अनलेस कि आप एंटर की प्रेस करें। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर वो उसको क्लोज कर देगा। ठीक हो गया। तो हमने एक लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है वो हमने डिस्प्ले की। अब हम क्या काम करते हैं, इसी तरह के हम सिंपल से एक दो टास्क परफॉर्म करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सी शार्प का सिंटैक्स और उसके इन्वायरमेंट के साथ थोड़ी फेमिलैरिटी हो सके। तो अब मैं नेक्स्ट जो काम करने लगा हूँ वो बड़ा सिंपल सा काम है। वो ये कि हमने टू नंबर्स को हमने सम करना है। तो सम का काम आप कैसे करेंगे, ये हम एक सिंपल सा काम इधर करने लगे। इसके अंदर भी आपके पास इंटीजर वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जैसे कि जावा में या सी प्लस प्लस में होते थे। तो मैं इंटीजर वेरिएबल लेने लगा हूँ और इंटीजर वेरिएबल को मैं उसका नाम रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, कुछ भी। अब हम इनको को वैल्यूज असाइन कर लेते हैं।
b इक्वल्स टू दिस, एंड अब हम इसको सम कर लेते हैं। और हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम उसी तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज़ करेंगे। आउटपुट का मेथड है हमारे पास, कंसोल की क्लास में है कंसोल डॉट राइट लाइन। हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं पहले कि सम इक्वल्स टू, और उसके बाद हमने सम को प्रिंट करना है। तो अब उसके लिए आप कंकैटिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सिंटैक्स वही है जो कि जावा में भी अवेलेबल है, और मैं सी को डिस्प्ले करा रहा हूँ। ठीक, तो जस्ट हमने बड़ा सिंपल सा काम किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये जिसकी आउटपुट आ गई, हेलो वर्ल्ड सम इक्वल्स टू 15। अच्छा, अब अगर हमने इसके अंदर इनपुट करवानी हो, ऐसे मैं ए और बी की वैल्यू भी यूज़र से मैं लेना चाह रहा हूँ, तो इनपुट का क्या मेथड होगा? तो इनपुट को हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन रनिंग मोड में है तो वो आपको चेंज नहीं करने देगा। जैसे मैं इधर कुछ लिखने की कोशिश की तो वो आपको कह रहा है चेंजेस आर नॉट अलाउड वाइल कोड इज़ रनिंग। तो हम इसको पहले स्टॉप कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैं चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर इनपुट करवाने लगा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि जी ए इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन का मेथड कॉल कर रहे हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो रीड लाइन मेथड है बेसिकली ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और हम जिस वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का। और अगर अपना माउस यहाँ पे लेकर आए एरर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, कि आप स्ट्रिंग जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब इम्प्लिसिटली कन्वर्जन नहीं हो रही तो फिर डेफिनेटली हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी होगी। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मेथड बताऊँ, एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि देखें, जब आप कोड टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी इंटेलिजेंस के ऊपर भी आपको साथ के साथ इन चीज़ों का पता लग रहा होता है। जैसे मैंने रीड लाइन मेथड जब मैंने सेलेक्ट किया, तो रीड लाइन मेथड जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो आपको बता रहा है कंसोल डॉट रीड लाइन, और ये इसकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप है, तो ये रिटर्न टाइप इसकी क्या है? इसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। जो भी मैं आपको बात कह रहा था कि ये मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो बेसिकली यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये वाला मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और स्ट्रिंग को इंटीजर वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो विद इन डबल कोटेशंस होगी, चाहे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही क्यों ना। सपोज यूजर एंटर कर रहा है जी 7, तो वो 7 जो है ना वो डबल कोटेशन में ऐसे 7 होगा, सॉरी ऐसे होगा 7। तो ये स्ट्रिंग, अब हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर में कन्वर्जन के लिए अब हमें क्या करना होगा कि अब हम यहाँ पर एक और क्लास यूज करेंगे, और वो क्लास है हमारी कन्वर्ट की क्लास। कन्वर्ट ये क्लास है, और इसका एक मेथड है टू इंट 32। अब यहाँ पे और भी टाइप के इंट नजर आ रहे थे, उनको भी एक दफा मैं आपको दिखा दूं। अब जैसे टू इंट 16 है, 16 मतलब 2 बाइट का इंटीजर होगा। टू इंट 32 मतलब 4 बाइट का होगा। 64 मीन्स 8 बाइट का इंटीजर होगा। फिर आगे आ रहा है टू यू इंट 16। यू जिसके साथ भी लग जाएगा तो वो डाटा टाइप आपकी अनसाइंड डाटा टाइप हो जाएगी। और अनसाइंड में आप लोग जानते ही हैं कि उसके अंदर आप फिर कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अनसाइंड वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए तो फिर आप सिंपल टू इंट 16 या टू इंट 32 या टू इंट 64 यूज़ करेंगे। और अगर आप श्योर हैं कि जी आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज हैं, सैलरीज आर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज़, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, कोई नहीं आया, किसी ने काम ही नहीं किया तो 0 हो जाएगी उसकी सैलरी, लेकिन नेगेटिव नहीं होती। तो आप इस टाइप के डाटा को जो है वो आप अनसाइंड में भी ले सकते हैं, क्योंकि अनसाइंड में लेने का बेनिफिट क्या होगा वो आप लोग जानते ही हैं कि आपको अपर लिमिट फिर डबल हो जाएगी। जैसे अगर किसी वेरिएबल की अपर लिमिट जो है वो फॉर एग्जांपल 32,768 है, अगर 67 है अगर,
तो जब आप उसको अनसाइन कर देंगे तो उसकी रेंज जो है 65,535 हो जाएगी। तो अपर लिमिट जो है वो डबल हो जाती है। आप किसी भी साइज़ का इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 32 बिट यूज़ हो रहा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया जी इन 32। और उसके बाद अब मैंने सारे को अपने उस मेथड के अंदर इनक्लोज कर दिया, यानी मैंने मेथड्स की नेस्टिंग कर दी। अब इस तरह से हमने एक इनपुट ले ली और यही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे सेकेंड टाइप के इनपुट का, कन्वर्ट डॉट टू इन 32। और अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। हमने इनपुट्स ले ली, अब हमने सम भी कर लिया सी, और अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड अब बेसिकली वो वेट कर रहा है, इनपुट का वेट कर रहा है। तो हम इनपुट कर देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल 7 एंड 9, तो सम इज 16। तो उसने आपको उसका सम जो है वो शो कर दिया। अब अगर आप चाहें तो आप इनसे पहले भी एक आउटपुट स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इनपुट से पहले बेहतर होता है कि आप एक आउटपुट दे दें, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि उससे हम किस टाइप की इनपुट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने एक मैसेज देना है जी उसको। एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी तरह का मैसेज हम उसको दे देते हैं फर्स्ट इनपुट के बाद। और यहाँ पे हम कर लेते हैं एंटर सेकंड नंबर। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। और जो आपकी आउटपुट है, आउटपुट को मज़ीद रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम एक और मेथड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि हम जो नंबर्स हमने सम किए हैं वो नंबर्स भी शो हो और साथ उनका सम भी शो हो। ठीक है, जो नंबर्स हमने यूज़र से इनपुट किए वो नंबर्स भी शो हो और साथ उनका सम भी शो हो। तो उसके लिए अब आपको स्टेटमेंट कैसे बनानी होगी वो देख लेते हैं। उसका सिंटैक्स यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सम ऑफ, अब एक नंबर आना चाहिए, वो नंबर है हमारा ए, तो वो ए में पड़ा हुआ है, मैंने ए को कंकैटिनेट कर दिया। अब फिर मुझे कंकैटिनेशन चाहिए होगी क्योंकि मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए, सम ऑफ ए, और हम यहाँ लिखते हैं कि एंड अब हमें b की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो b की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से कंकैटिनेट कर देंगे, सम ऑफ a एंड b, और आगे फिर मुझे जो है वो एक स्ट्रिंग कंकैटिनेट करनी है, तो फिर मुझे प्लस का सिंबल लगाना होगा इस कंकैटिनेशन के लिए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज, और फिर यहाँ पे हम c के साथ उसको कंकैटिनेट कर देते हैं, यानी सम ऑफ a एंड b इज c। तो अब देखें कि इसका रिजल्ट हमें किस तरह से मिलता है। ये जो मेथड है ये रिलेटिवली मुझे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बहरहाल मैं आपको दोनों सिंटैक्सेस जो है वो बता देता हूँ कि जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ 4 एंड 8 इज़ 12। अब इसी का एक अल्टरनेट जो है वो सिंटैक्स है, वो क्या कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ, अब आप यहाँ पर विद इन करली ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पर आप इंडेक्सेस मेंशन कर दें, सम ऑफ 0 एंड 1 इज 2, ये इंडेक्सेस हैं बेसिकली। और अब आप डबल कोटेशंस को क्लोज करें और नीचे कॉमा लगा के सेकंड आर्ग्यूमेंट दे दें जो कि a है, फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट दे दें जो कि b है, और फिर फोर्थ आर्ग्यूमेंट दे दें जो कि c है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली 0 1 2 जो है वो प्लेस होल्डर का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा होगा इस पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इस 0 इंडेक्स पर प्रिंट हो जाएगी, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू 1 इंडेक्स पर प्रिंट हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसको हम रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फॉर एग्जांपल
तो सम ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11, सम ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11, दोनों के आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम आउटपुट मिल रही हैं, लेकिन सिंटैक्स जो है वो दोनों के हमने डिफरेंट यूज़ किए। अच्छा, अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं, और बुक में से मैंने अब आपको काफ़ी सारा कुछ जो है वो बता दिया। डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, वो यहाँ पे उसी तरह से राइट लाइन को यूज़ कर रहा है, और ये उसी तरह से इसकी नेम स्पेसिस वगैरह आ रही हैं। कमेंट्स किस तरह से करेंगे? कमेंट्स बिल्कुल सेम वही C++ और जावा वाला सिंटैक्स के डबल स्लैश के साथ कमेंट कर सकते हैं, या मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक में एक और एक बहुत ही अच्छी कह लें कि क्वालिटी है, एक करेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से ये बुक मुझे बहुत पसंद है, ये सीरीज़ मुझे बहुत पसंद है, वो ये कि इसमें आपको चैप्टर के अंदर इस तरह के आपको इंफॉर्मेशन के एरर, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर, एरर प्रिवेंशन टिप्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टिप्स या पोर्टेबिलिटी टिप्स, इस तरह की टिप्स वगैरह आपको बेशुमार मिलेंगी। तो इनको ज़रा थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिएगा, मे बी कि आपको एग्ज़ाम में काम आ जाए। अब वो वन बाय वन एक एक लाइन को जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि लाइन नंबर 3 में क्या लिखा है, उसने यूजिंग सिस्टम लिखा है। तो यूजिंग सिस्टम क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि नेम स्पेस है, और वो हर चीज़ को लेकर चल रहा है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ से आपको गो थ्रू करवा दूँ। ब्लैंक स्पेसिस, लाइंस वगैरह आप दे सकते हैं। क्लास आ रही है जी, तो क्लास क्या होती है ये आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद क्लास नेम कन्वेंशन बता रहा है कि क्लास का नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशंस जो हैं वो कोई सिंटैक्स नहीं होती, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। आप कन्वेंशंस को वायलेट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे तो ज़रा आपकी आसानी रहेगी, एरर्स भी आपके कम आएंगे, और एरर्स अगर आ भी जाएंगे तो उनको ज़रा ट्रेस आउट करना ईजी हो जाएगा। नेम, क्लास का जो नेम रखना है आपने, उसके जो रूल्स हैं, रूल्स वही हैं, वैसे ही हैं जैसे कि आप पहले डिफरेंट कोर्सेज के अंदर पढ़ते आए। तकरीबन ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ आइडेंटिफायर्स के जो नेमिंग रूल्स हैं वो सेम ही होते हैं, कि जैसे ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं होंगी, स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होंगे, अंडरस्कोर अलाउड होगा, आप रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के वही रूल्स जो हैं वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इस टेबल के अंदर वो आपको कीवर्ड्स और कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स के जो है वो आपको लिस्ट दे रहा है। कीवर्ड्स का तो कंसेप्ट वही है जो हम पहले भी पढ़ते आए, आप लोग जानते ही हैं। कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स बेसिकली ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके के मीनिंग डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में, कौन से ब्लॉक में, कहाँ पर आप उनको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपना ब्लॉक चेंज कर देंगे तो उनके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। उनको हम कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड कहते हैं, तो मतलब कि उनके जो मीनिंग है that purely depends upon the context or the block in which they are being used, ठीक है, वो contextual keyword है। और जो कीवर्ड है वो ऊपर उन्होंने एक आपको लिस्ट दी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट, केस, कंटिन्यू, एल्स वगैरह वगैरह वगैरह, और ये contextual keywords हैं हमारे, ठीक है। ओके, ये टिप्स दे रहा भाई, इसको पढ़ लेना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, दूसरी दफ़ा रिकॉल करवा रहा हूँ। ब्रैकेट्स वगैरह आप सब लोग जानते हैं, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, पढ़िएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और हो सकता है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिले जो आपको पहले से पता ना हो। तो मेन मेथड आ गया, इसके मुतालिक हमने बात कर ली थी। डिस्प्लेइंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको हमने डिस्कस कर लिया, बहुत डिटेल के अंदर मैंने बता दिया। तो स्टेटमेंट्स, आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में, एक्चुअली जो भी आपने टास्क परफॉर्म करवाना होता है तो वो डेफिनेटली आप इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स ही बता रहे होते हैं। आपने जो काम करवाना होता है वो स्टेटमेंट्स लिख के बताते हैं कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो आप स्टेटमेंट्स के थ्रू अपने प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होती हैं। क्रिएटिंग अ सिंपल ऐप, और उसके बाद वो आपको एक सारा प्रोसीजर बता रहा है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि आप किस तरह से एप्लीकेशन अपनी बना सकेंगे। चेंजिंग द नेम ऑफ ऐप, फाइल का नेम, इंटेलिजेंस विंडो, और हर चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको बता रहा है। ये मैं आपको गो थ्रू करा चुका हूँ। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं।
कंपाइलिंग एंड रनिंग, तो कंपाइल भी हमने किया, रन भी हमने किया। एरर मैसेजेस वगैरह बाजू का आ रहे होते हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे सेमी कॉलन हटा दिया तो वो नीचे एरर आपको दे रहा है कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आप सेमी कॉलन लगाएं। तो कहीं पे भी अगर आपसे कोई सिंटैक्स एरर हो जाता है तो इसका कंपाइलर जो है आपको सिंटैक्स एरर पॉइंट आउट कर देता है, आपको लाइन नंबर भी बता देता है और उसका काज भी बता देता है, रीज़न भी बता देता है कि ये एरर क्यों आ रहा है, फिर आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाइंग योर सिंपल ऐप डिस्प्लेइंग अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट विद मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो \n लगा के या वो मल्टीपल लाइंस के अंदर वो ये काम कर रहा है। अच्छा, राइट की जो स्टेटमेंट है उससे लाइन ब्रेक नहीं होगी और राइट लाइन से वो उसको प्रिंट करके न्यू लाइन पर आ जाएगा, बस सिर्फ यही जो है वो डिफरेंस है। और यहाँ पर उसने \n को यूज़ किया जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आप सब लोग जानते ही हैं। \n, \t, \a, \b, \/ या डबल कोटेशंस, \सिंगल कोटेशंस, ये सब के सब आपके डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ होते हैं। ये नीचे आ भी रही है चीज़, ओके हो गया। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन एक और कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करते हुए आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग पर्सन, और उसने स्ट्रिंग का नाम रखा है, वेरिएबल का नाम है पर्सन और उसके कंटेंट्स हैं पॉल, और उसके बाद जब उसको प्रिंट करने लगा है तो उसने करली ब्रैकेट के अंदर जो है उस वेरिएबल का नाम रख दिया, वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल के जो भी कंटेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये काम करने लगें तो डबल कोटेशन से पहले एक $साइन जो है वो लगाना ना भूलें, इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। तो ये एक थर्ड टेक्निक हो गई, थर्ड मेथड हो गया कि अगर आप स्ट्रिंग के साथ किसी चीज़ को कनकैटिनेट करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। एनदर C# ऐप जिसके अंदर वो एडिंग इंटीजर्स कर रहा है, तो ये काम भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि आप नंबर्स को किस तरह से इनपुट करेंगे, किस तरह से आप उसको ऐड करेंगे। वो यहाँ पे कन्वर्ट की क्लास को यूज़ नहीं कर रहा, वो integer.parse को यूज़ कर रहा है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने कन्वर्ट की क्लास को यूज़ किया। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए मुतालिक बता रहा है, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। रीडिंग इनपुट करानी है जी, इनपुट करनी है, इसका तो ये रीड करना है, तो उसके लिए आप रीड लाइन को यूज़ करेंगे, हमने भी यही यूज़ किया, बस हमने कन्वर्ट की क्लास को यूज़ किया था, वो integer.parse को यूज़ कर रहा है। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक्स आ जाती हैं जी। अरिथमेटिक्स का वही सेम कॉन्सेप्ट है जो जावा में और C++ के अंदर था, वही ऑपरेटर्स हैं, कोई चेंज नहीं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड रिमाइंडर के लिए होता है। बाकी डिवीजन आपको क्वोशंट रिटर्न करेगा, जो भी डिवीजन का क्वोशंट होगा ये वाला सिंबल आपको क्वोशंट रिटर्न कर देगा, और ये वाला सिंबल जो है वो रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस किस लिए यूज़ करते हैं, तो पैरेंथेसिस का यूज़ बड़ा सिंपल है कि अगर आपने लो प्रेसिडेंस वाले को पहले इवेल्यूएट करना हो तो उसके लिए फिर आप जो है वो पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। जैसे कि ये वाली स्टेटमेंट है, इसके अंदर अगर ये पैरेंथेसिस ना होती तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रेसिडेंस हाई होती है, तो वो a मल्टीप्लाई बाय b पहले करेगा और फिर उसके रिजल्ट के अंदर c को ऐड करेगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि एडिशन पहले हो तो आपने पैरेंथेसिस में b प्लस c कर दिया, a मल्टीप्लाई बाय विद इन पैरेंथेसिस b प्लस c। तब इससे एडिशन पहले होगी और एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो रूल्स आ रहे हैं जी, रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इवेल्युएट होती हैं, रिमाइंडर इवेल्युएट होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इनकी होती है, नेक्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस जो है वो प्लस और माइनस वगैरह की होती है। डिसीजन मेकिंग, इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अगर आप इक्वलिटी को चेक करना चाह रहे हैं तो कि भाई कोई वैल्यू किसी के बराबर है या ग्रेटर है या लेस है, तो उसके लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, वही रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और उनके लिए हम ये वाले सिंबल्स यूज़ करेंगे, वही सेम C++ वाले और जावा वाले सिंबल्स हैं। यहाँ पे वो एक आपको इफ़ लगा के दिखा रहा है और इसको देख लीजिएगा, आप सब लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, वही सेम पहले वाले काम है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब ये हमारा चैप्टर आई थिंक 5 आएगा, जिसके अंदर हमारा डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स पे हम बात करेंगे। वाइट स्पेसेस आप दे सकते हैं, लेकिन आप आइडेंटिफायर नेम के बीच में वाइट स्पेसेस नहीं दे सकते। हाँ, जहाँ पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं,
वहाँ पर जैसे कि ये है, यहाँ पे आप वाइट स्पेस दे दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दे दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देनी नहीं चाहिए ऐसे खामखा में, आप एक्स्ट्रा स्पेसेस ना दें, अवॉइड करें तो ठीक है। लेकिन बहरहाल ऐसे वाइट स्पेसेस अलाउड हैं, लेकिन विद इन नेम ऑफ वेरिएबल, जैसे कि इसका नाम मैं रख देता ABC, तो अब यहाँ पे जाके मैं AB और फिर मैं C स्पेस देके मैं नहीं लिख सकूँगा, वो एरर दे देगा। तो जो आइडेंटिफायर नेम्स हैं उनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, उनमें वाइट स्पेसेस नहीं दे सकते। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा बाद में। इट इज़ नोन एज द प्रेसिडेंस। एंड व्हाट इज़ द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, क्या होगी? थोड़ा सा सोचें, वीडियो को यहाँ पे बेशक पॉज कर दें और सोचें कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या होती है। कुछ अगर जहन में आता है तो आप उसको मेरे आंसर के साथ मैच कीजिएगा। जी, तो आप लोगों ने शायद सोच लिया होगा कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। तो जब एक स्टेटमेंट के अंदर सेम प्रेसिडेंस के मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर आप कह लो कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि विच ऑपरेटर विल इवेल्युएट फर्स्ट। आइदर द इवेल्यूएशन विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे कि यहाँ पर वो आपको बता रहा है x प्लस वाई प्लस जी। अब प्लस का सिंबल 2 दफ़ा आ रहा है, अब x और y पहले ऐड होने चाहिए या y और z पहले ऐड होने चाहिए। तो अब जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उन सब की प्रेसिडेंस जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, तो पहले लेफ़्ट वाले इवेल्युएट होंगे, उसके बाद राइट वाले इवेल्युएट होंगे। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझेंगे, समझा जाएगा कि जैसे x प्लस वाई को आपने विद इन पैरेंथेसिस किया हुआ है, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को विद इन पैरेंथेसिस कर लेते हैं तो उससे उसकी प्रेसिडेंस जो है वो हाई हो जाती है। तो हमने यहाँ पर प्रेसिडेंस को और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो हमने उनको डिस्कस किया। ये आपके ऑपरेटर्स आ रहे हैं, एसोसिएटिविटी आ रही है। जो इक्वल्स है इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट जैसे ये है। अब इसके अंदर ये नहीं होगा पहले कि y की वैल्यू x को असाइन कर दी जाए, नहीं, पहले y को 0 मिलेगा और फिर y की वैल्यू जो है वो x को असाइन की जाएगी, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। इसके साथ ही चैप्टर हमारा एंड हो जाता है, और चैप्टर एंड होने पर आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने क्या करना होता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस जो हैं वो अब आप सारी की सारी सॉल्व करेंगे। ये अब काम आप लोगों के ज़िम्मे हो गया। अब हमारा जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं अब आप लोगों की ये एक्सरसाइज जो है वो चेक करूँगा। चैप्टर नंबर 3 की 1 2 भी हमने किए, लेकिन 1 2 को चलो फ़िलहाल आप इग्नोर कर दें। सेल्फ रिव्यू वाली करना चाहें तो चलें कर लें, लेकिन इसकी आपने कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो करनी है। ये अब आप लोगों का एक टास्क हो गया, जो मे भी कि मैं असाइनमेंट की फॉर्म में आप लोगों से ले भी लूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, इसको यहाँ तक अच्छी तरह से करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।